जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना को डिलीवर हुई एक और एडवांस वॉरशिप। अमेरिका से F-35 को खरीदने वाली रिपोर्ट गलत। पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाने की यूएस प्रेसिडेंट की नई कोशिश। यूएस नेवी का एक और F-35 हुआ क्रैश। और अब साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना भी पहुंची। आज 31 जुलाई को भारतीय नौसेना को GRSC द्वारा नीलगिरी क्लास की तीसरी वॉरशिप, जिसका नाम है हिमगिरी, तो वो औपचारिक रूप से हैंडओवर कर दी गई है। इस वॉरशिप को प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। ये एक मल्टी मिशन फ्रिगेट है जिसे अत्याधुनिक वेपन्स, सेंसर्स, इन सभी से इक्विप्ड किया गया है। अगर इसके वेपन्स की बात की जाए तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेकर MRSAM जैसी मिसाइल से ये इक्विप्ड है। और इसके अलावा 76 mm की गन और रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम में 30 mm और 12.7 mm के गन सिस्टम्स को भी कंबाइन करके इस्तेमाल किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बनाई गई जो वॉरशिप है, इसमें 75% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। इसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो इस तरह के अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जबकि दुश्मन के सिस्टम्स को चकमा देने के लिए ये डिकॉयज को भी डिप्लॉय करने में सक्षम है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 वॉरशिप्स बननी थी, जिनमें से 4 वॉरशिप्स को बनाने का कार्य MDL को दिया गया है और बाकी के 3 वॉरशिप्स को बनाने का कार्य GRSC को। और ये GRSC द्वारा इस परियोजना के तहत बनाई गई पहली वॉरशिप है, जिसका नाम है हिमगिरी। और इनके अलावा GRSC दूनागिरी और विंध्यागिरी को भी बनाएगी। और ये जो वॉरशिप्स हैं ब्राज़ीलियन नेवी को भी ऑफर की गई हैं। और ये भारत में ही डिज़ाइन की गई पहली ऐसी मेजर क्लास वॉरशिप है जिसे इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और ये वॉरशिप डिज़ाइन, स्टेल्थ, फायर पावर, ऑटोमेशन, सर्वाइवेबिलिटी, तो इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें ये कंफर्म किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के गैप को फिल करने के लिए इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर F-35 की खरीद को ही रिकमेंड किया है। आपको सबसे पहले ये स्पष्ट करते कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें फिलहाल यही कहा गया था कि भारत जो है वो की एलाइज से 5th जनरेशन फाइटर्स को इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है, जिनमें Su-57 और F-35 दोनों पर ही विचार चल रहा है। लेकिन इनमें से कोई एयरक्राफ्ट हम लेंगे या नहीं लेंगे, तो इससे संबंधित कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। बाकी Su-57 और F-35 में से Su-57 को लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि F-35 के स्क्वाड्रंस को भी लेने पर काफ़ी गंभीरता से विचार चल रहा है। लेकिन हम फिर से दोहराते हैं कि ये केवल अभी विचार है, इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। पर अब जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है जिनमें क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने F-35 की खरीद को ही रिकमेंड किया है, तो कुछ टॉप डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक ये रिपोर्ट सही नहीं है और अभी भी किस एयरक्राफ्ट को लेना है तो इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर अभी तक ऑफिशियल कमेंट का हमें इंतजार है। बाकी जिस तरह से अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अतरंगी से पोस्ट किए गए, तो उसके बाद से तो फिर और क्या ही कहें। जैसे कि अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करी थी। चलिए, टैरिफ तो वो कहीं ना कहीं पर लगा ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात थी वो ये थी कि हमने अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक डील को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को विकसित करने के लिए एक साथ काम करेंगे। और उसके लिए वे एक ऑयल कंपनी को चूज़ करने की प्रोसेस में है जो कि इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। और फिर इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि क्या पता किसी दिन भारत भी उसी सेम कंपनी से ऑयल खरीदे। तो देखिए, अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पे किस ऑयल रिजर्व की बात की जा रही है, तो बता दें कि जो पाकिस्तान है वो बहुत लंबे समय से क्लेम करता आया है कि उसकी कोस्ट के साथ एक बहुत ही मैसिव अमाउंट में ऑयल का डिपॉजिट है। लेकिन अभी तक उन डिपॉजिट्स पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं की गई है। और पाकिस्तान का वो जो दावा है वो भी कितना सच है, तो वो तो खैर वहाँ पे कुछ काम करने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। जबकि कुछ ये मानते हैं कि पाकिस्तान इन रिजर्व्स पर इन्वेस्टमेंट को लाने का प्रयास कर रहा है। और अभी वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है वो अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट से ऑयल को इम्पोर्ट करता है। वो बात अलग है कि क्या पता कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में से तेल निकालता है या फिर अमेरिका का खुद तेल निकल जाता है पाकिस्तान के साथ काम करने में। वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। और वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा से ही भारत पर दबाव बनाने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण एसेट की तरह इस्तेमाल करता आया है। और रही बात यूएस द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की, तो इस पर भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत अपने राष्ट्र हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। और अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहा है? क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, मिलिट्री परचेसेस कर रहा है और टैरिफ के अलावा पेनल्टीज लगाने की धमकी भी दी गई है, और वो भी कल यानी कि 1 अगस्त से। इसी तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने एक और पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि मुझे परवाह नहीं है कि भारत रशिया के साथ क्या करता है, मुझे और वे दोनों मिलकर अपनी डेट इकोनॉमीज को नीचे ले जा सकते हैं,
मुझे इसकी परवाह नहीं है। और भारत और रशिया को डेट इकोनॉमीज भी वो देश बोल रहा है जिनका नेशनल डेट लगभग 36.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। पर खैर, यूएस प्रेसिडेंट के इन सभी पोस्ट पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम तो बस ये कहेंगे कि हमें यूएस प्रेसिडेंट के सिर्फ शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्द उनके हमने पहले भी देखे हैं और हर किसी के लिए देखे हैं। मेन बात यह है कि ऑन ग्राउंड उनके एक्शंस क्या रहते हैं। HAL और GE के बीच तेजस मार्क 2 के लिए जो जेट इंजन्स वाली डील है तो वो अपना अंतिम रूप मिलने के बेहद ही करीब है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत GE के F414 जेट इंजन्स भारत में ही बनाए जाएंगे, जो कि तेजस मार्क 2 के अलावा एमटा के शुरुआती प्रोटोटाइप्स को भी पावर देने में इस्तेमाल होंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि इस पूरे एग्रीमेंट के कुछ कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं जिनको भी डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन वे इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस डील को बेहद ही जल्द अंतिम रूप दिया जाए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क 2 भारत की घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन ये भी तब है जब सारी चीज़ें अपने समय के अनुसार हों। बाकी अगर आपको तेजस मार्क 2 के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूएस नेवी का F-35 फाइटर जेट अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास क्रैश हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो एयरक्राफ्ट का पायलट है वो सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहा था। बाकी क्रैश किस वजह से हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और एक क्रैश भी उस घटना के बाद हुआ है जब अभी कुछ ही दिनों पहले यूके का F-35 भी महीने भर से ज़्यादा भारत में ग्राउंडेड रहने के बाद वापस आया है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि F-35 तो क्रैश होते ही रहता है, जो कि 5th जनरेशन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न मीडिया में इसकी ऐसी कोई हेडलाइंस नहीं बनती हैं। वहीं अगर भारत का एक ड्रोन भी केवल ट्रायल के दौरान भी क्रैश हो जाए तो फिर उसकी भी चर्चाएं कहाँ और कैसे कैसे होती हैं, तो वो तो आपको पता ही है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि जून महीने की जो फ्रंट लाइन मैगजीन है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर उपलब्ध है और फर्स्ट 100 बायर्स उसे केवल मात्र 11 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिफेंस स्क्वाड के ऐप पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आपको ये फ्रंट लाइन मैगजीन अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, ये आपको आपके सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत ने भी साउथ चाइना सी में अपनी ईस्टर्न फ्लीट को डिप्लॉय करके अपने प्रेजेंस को यहाँ पे दिखा दिया है। और इस डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर भारतीय नौसेना ने फिलीपींस के साथ पहली जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोलिंग को कंडक्ट किया था। और इस डिप्लॉयमेंट में भारत की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मैसूर, एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS किल्टन और INS शक्ति जो कि रिप्लेनिशमेंट वेसल है तो इसे डिप्लॉय किया गया है। और ये डिप्लॉयमेंट साउथ चाइना सी रीजन में चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता के खिलाफ एक बढ़ते प्रतिरोध का संकेत भी है। बाकी चीन ने अपने मीडिया ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से भारत और फिलीपींस की इस जॉइंट एक्सरसाइज का विरोध किया है। और बाकी चीन की तरफ से इस तरह की रिएक्शंस आना कोई सरप्राइजिंग बात है भी नहीं। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि फिलीपींस वही कंट्री है जिसे भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट करी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भारत और UAE ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप सेमिनार को आयोजित किया था। और इस दौरान दोनों देशों की इंडस्ट्रीज के बीच अनमैन्ड सिस्टम्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स, प्रिसिशन म्यूनिशंस, साइबर डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज, तो इन सभी पोटेंशियल एरियाज़ में फ्यूचर कोलैबोरेशंस की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर किया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल वसंत वेणुगोपाल और लांस नायक BS गणपत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कैप्टन RV राजा रेड्डी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2009 में HPT-32 एयरक्राफ्ट क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर निमेश चतुर्वेदी और स्क्वाड्रन लीडर रितिन जैन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना अपने पायलट्स की ट्रेनिंग में कौन से ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।